हेलो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूनिट थर्ड के बारे में। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हमारी तरफ से यहाँ पर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लिया गया है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट थर्ड की, जो कि रिलेट करती है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके तहत आज हम यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट के पोर्शन को रिविजन में लेंगे। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ की, तो इस वाले पोर्शन को जब हम समझेंगे तो हम इसके साथ में जो इसका लीडिंग केस है, मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का जो लीडिंग केस है, उसके तहत हम इसको समझेंगे। इस लेसन को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक बात रिवीजन में अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 जो है वो क्लियर करता है कि किसी भी एग्रीमेंट को, वो क्लियर करता है कि कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वहाँ पर सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल कंप्लीट हो रहे होते हैं। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब हम यहाँ पर एक एक करके अपने एसेंशियल कंप्लीट करेंगे। पहला वाला है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज वाला पॉइंट। तो सबसे पहली बात ये कि जब दो पार्टीज आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट कर रही हैं तो दोनों पार्टीज कैसी होनी चाहिए? वो दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट होनी चाहिए मतलब ये कि दोनों पार्टीज को मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, और उन्हें लॉ की तरफ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज क्या है, कॉम्पिटेंट हैं। यहाँ पर अभी हमने कहा कि पार्टीज को मेजर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसके लिए हमें देखना होगा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। जनरल स्पीकिंग बात अगर हम करें तो अगर कोई व्यक्ति जो कि 18 साल कंप्लीट कर चुका है, हम उसको, जनरल स्पीकिंग बात करेंगे, हम उसको मेजर के रूप में मानते हैं। सबसे पहली बात यह कि यहाँ इस संबंध में जो लीडिंग केस हुआ था, मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का जो लीडिंग केस हुआ था, उसमें ही बताया गया था कि माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या था, रिवीजन में बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ उस केस में यह था कि जो वहाँ पर माइनर पर्सन था, उसके द्वारा जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को जाकर उस माइनर पर्सन ने क्या कर दिया था, गिरवी रख दिया था, मोर्गेज करवा दिया था अपनी प्रॉपर्टी को। अब वो तो माइनर था और उसके बदले में उसने साहूकार से, क्रेडिटर से पैसे ले लिए थे उसने। जबकि यहाँ पर साहूकार का जो एक एजेंट था, उस एजेंट ने साहूकार को जाकर बता दिया था कि सर साहब, क्रेडिटर को बता दिया था कि यहाँ पर जो माइनर है, जो खुद को मेजर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, असलियत में एक माइनर पर्सन है। उसके बाद भी उसने मॉर्गेज डीड तैयार करी और पैसे उसको एडवांस में दे दिए हैं। भाई यहाँ पर ये तय करा गया था इस केस के अंतर्गत कि माइनर के संग किया गया एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, और मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस ही वो केस माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, पेपर में भी एसेंशियल में पूछा जा सकता है, बन सकता है। सपोज करो कि जब ए है, उसने कोई माइनर एग्रीमेंट करा, ए जब माइनर है उस टाइम पर ए ने कोई एग्रीमेंट बनाया है। अब ए जब मेजर हो जाएगा तो क्या ए जो उसने अपनी माइनॉरिटी में एग्रीमेंट बनाया था, क्या वो उसको इन्फोर्सेबल करवा सकता है? क्या अब वो उस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर सकता है? सही आंसर क्या होगा? नहीं। माइनर एग्रीमेंट को आप रेटिफाई नहीं करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है? तो इसके लिए आपको देखना होगा पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30, जो ये बताता है कि जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, पर हाँ वो एक बेनिफिशियरी के रूप में वहाँ पर आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर इस संबंध में कि जो ए है एक पर्सन है और वो जो बी है माइनर पर्सन, वो उस बी माइनर पर्सन के लिए, उसके खर्चों के लिए, उसकी सपोज करो उसकी एजुकेशन पर्पस के लिए उसे कुछ पैसे देता है। क्या यहाँ पर जो ए है वो इन पैसों को बी से रीस्टोर कर सकता है जो उसने उसकी एजुकेशन में खर्च करे हैं? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 68 में, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज सेक्शन 68। क्योंकि यहाँ पर जो ए है उसने बी को जो पैसे खर्च करे हैं वो उसकी नेसेसरीज के लिए खर्च करे हैं। एजुकेशन लाइफ की एक नेसेसरीज होती है, उसके लिए खर्च कर रहे हैं। तो हाँ, जो ए है वो पैसे वसूल कर सकता है, रीस्टोर कर सकता है, पर कहाँ से?
ये ध्यान रखना, वो बी से पर्सनली पैसे नहीं ले सकता। यहाँ पर जो बी की प्रॉपर्टी होगी केवल वहीं से वो पैसे रिस्टोर कर सकता है, वहीं वो लायबिलिटी मानी जाएगी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर इस संबंध में क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ स्टूडेंट्स। हाँ, एक क्वेश्चन अराइज ये होता है यहाँ पर, क्या माइनर एग्रीमेंट पर एस्टोपल अप्लाई करता है? नहीं, उस पर एस्टोपल अप्लाई नहीं करता है, रूल ऑफ एस्टोपल अप्लाई नहीं करता है उसके ऊपर। क्या माइनर पर्सन एज अ एजेंट बन सकता है? तो ध्यान रखिएगा, जो माइनर पर्सन है वो एजेंट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, पर वहां पर वो पर्सनली लायबल नहीं माना जाता है। अब अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, जो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी बात एक ये आती है, मेजर होना चाहिए, इसका लीडिंग केस के संग हमने इसको जान लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनको साउंड माइंड भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जिस टाइम पर ए और बी एग्रीमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस टाइम पर दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं उस टाइम पर पार्टीज को क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज पर ही बात अप्लाई करेगी, उनको साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए मतलब इसके लिए हमें देखना है सेक्शन 12, मतलब ये कि दोनों पार्टीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए और वो इतना समझ रखनी चाहिए कि वो उस मामले संबंधित एक सही रीजनेबल डिसीजन ले सकती हूँ। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। यहाँ पर यूजुअली अनसाउंड माइंड, ओके, पहले ये वाला एग्जाम्पल समझिए। ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें ए अपनी कार बी को 5 लाख रुपए में बेचने की बात कर रहा है। अब एक बात समझना मेरी, यहाँ पर जो ए है वो कुछ इस तरह का व्यक्ति है जो कभी कभी उसको अनसाउंड माइंड हो जाता है, वो यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है। ए जो है वो कभी कभी यूजुअली अनसाउंड माइंड हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए वो सही भी रहता है, कुछ टाइम पीरियड में वो सही भी रहता है, और जिस टाइम पीरियड में वो सही रहा है उस टाइम पीरियड में ही उसने बी के संग ये एग्रीमेंट बनाया है। मैंने शुरू में क्या कही थी आपसे भी, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उस टाइम पर जो ए था वो बिल्कुल साउंड माइंड पर्सन था, उस टाइम पर उसने बी के संग कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसको इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है। वहीं पर अब दूसरी बात समझो, ए और बी दो पार्टी हैं, वही रख रहे हैं, ए कार बेच रहा है बी को 5 लाख में, ठीक है। अब एक बात समझना, जनरल स्पीकिंग समझाऊं तो ए जो है जनरल स्पीकिंग हमेशा सही रहता है, लेकिन जिस टाइम पर उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है बी के संग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जिस टाइम पर उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है उस टाइम पर उसका जो अवस्था है उसकी वो सही नहीं है, वो एक अनसाउंड माइंड पर्सन है। उस टाइम पर जिस टाइम पर उसने बी के संग कॉन्ट्रैक्ट करा है उस टाइम पर हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, इतना ज़्यादा फीवर आ रहा है कि वो सोचने समझने की उसको क्षमता ही नहीं हो पा रही है उस वक्त, या उसने इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रखा है कि वो सोच समझ नहीं पा रहा है वो क्या कर रहा है। और साउंड माइंड होने की सही परिभाषा क्या है, अंडरस्टैंडिंग और रेशनल जजमेंट है। जबकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में कि जो ए है वो जनरल स्पीकिंग साउंड माइंड रहता है, सही रहता है, पर अभी प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट करते समय बी के साथ में वो अनसाउंड माइंड है, तो यहाँ पर आप इसे इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। एग्रीमेंट बाय पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे इंसॉल्वेंट हो, कन्विक्ट्स हो या कोई भी हो सकते हैं, और भी लोग यहाँ पर इसमें कैटेगरी में इंक्लूडेड करे गए हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम रिवीजन में बात करते हैं फ्री कंसेंट की। आपको पता ही है सेक्शन 10 के तहत आपके बहुत सारे एसेंशियल हैं किसी भी एग्रीमेंट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए, उसी में से एक एसेंशियल आता है फ्री कंसेंट का। पर आप फ्री कंसेंट को समझें उससे पहले आपको कंसेंट किसे कहते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट का मीनिंग क्या होता है, सेम थिंग इन सेम सेंस। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर ए के पास में दो कार हैं, एक्स और वाई दो कार हैं, वो यहाँ पर बी को एक्स कार को बेचना चाहता है 5 लाख रुपए में, बी भी यहाँ पर उस एक्स कार को ही खरीदने को तैयार है 5 लाख में। यहाँ पर बी और ए दोनों की कंसेंट सेम थिंग इन सेम सेंस है, दोनों ही अपनी सहमति कार एक्स कार खरीदने को ही दे रहे हैं और एक्स कार बेचने को ही ए अपनी सहमति दे रहा है।
पर सिर्फ कंसेंट होने से ही काम नहीं चलता है, पार्टीज की फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। और फ्री कंसेंट को डिफाइन करा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 14 में डिफाइन करा गया है। भाई आप कब कह सकते हैं पार्टीज की फ्री कंसेंट है? जब पार्टीज की कंसेंट कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के तहत नहीं आती है। याद रखना ये सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन ज़रूर कवर करके चलना। मैंने कितनी बार आपको समझाया है स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल पेपर आएगा आपका, जब आप लिखेंगे थ्योरेटिकल लिखेंगे, आपका प्रेजेंटेशन करना कॉन्ट्रैक्ट को सही आंसर लिखना बहुत मायने रखता है, जिसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सेक्शन को उसके जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो उसके एसेंशियल हैं, उनको हो सके तो और इसके साथ में इलस्ट्रेशन भी आपको देना ज़रूरी है इसके साथ में। तो ये बातें अपने आप आंसरिंग करते समय अवश्य ध्यान में रखें। सबसे पहले आता है कोअर्सन। भाई एक बार डेफिनेशन रीड कर लीजिए, आप रिवीजन जब करेंगे इस क्लास को बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। भाई बहुत सिंपल है, ए जो है वो एक वॉल क्लॉक रखता है, उस वॉल क्लॉक की कीमत 5,000 रुपये समझ लो। यहाँ पर जो बी है वो इस वॉल क्लॉक को खरीदना चाहता है। इसके लिए जो बी है यहाँ पर वो ए को धमकी देता है हार्म पहुँचाने की, ठीक है। अगर यहाँ पर ए इस धमकी की वजह से अपनी सहमति दे देता है तो यहाँ पर यह जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन ए और बी वो क्या माना जाएगा? वो वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ ए। अब इस पूरी बात को अच्छी तरह समझ लो सेक्शन 15 के तहत कोअर्सन की नज़र से। सेक्शन 15 कोअर्सन की अगर मैं बात करूँ तो या तो धमकी देना, किस बात की धमकी देना, या ऐसा काम करना जो आईपीसी के तहत, इंडियन पिनल कोड तहत मना है। क्या कह रहा है? धमकी देने की बात कर रहा है बी, उसे धमकी देता है, हार्म पहुंचाएगा वो उसे, कोई ऐसा काम करने की धमकी दे रहा है जो लॉ के द्वारा आईपीसी के तहत मना किया गया है। या हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर रहा है, धमकी दे रहा है ऐसा करने की, और ऐसा करने का उसका एक ही मेन पर्पस है। क्या मेन पर्पस है ऐसा करने का बी का? कि जो ए है उसे कैसे भी करके एग्रीमेंट में लेकर आया जा सके। उसका मेन पर्पस क्या है बी का? ए को कैसे भी करके वहां उस एग्रीमेंट में लेकर आया जा सके। इसमें याद रखिएगा इस प्रकार का एग्रीमेंट जो होगा वो क्या माना जाएगा? वॉइडेबल माना जाएगा। क्यों? इसके लिए अब आप जाइए सेक्शन 19 पर, उसको देख लीजिए, वहाँ क्लियर कहा गया है सेक्शन 19 के अंतर्गत। समझ लो अच्छी तरह से, अगर कोई भी ऐसी कंसेंट है जो कि कोअर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के आधार पर रिसीव की गई है तो वो कंसेंट सेक्शन 19 के तहत वॉइडेबल मानी जाएगी। अनडू इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? बहुत सिंपल, पहले एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे फिर बात करेंगे इसकी हम। सपोज करो ए है, एक सेकंड देना। सपोज करो ए है, ठीक है, और ए यहाँ पर एक मास्टर की पोजीशन में है। यहाँ पर जो बी है वो इसके सर्वेंट की पोजीशन में है। सर्वेंट के पास में एक साइकिल है, साइकिल की कीमत रख लो करीब 2,000 रुपये है। यहाँ पर ये जो मास्टर है वो इस साइकिल को सिर्फ 500 रुपये में ही खरीदना चाहता है। अब सबसे पहली बात तो ये कि जो मास्टर है इसकी पोजीशन कैसी है? ऑफकोर्सली ये बी से डोमिनेट पोजीशन में है। यहाँ पर ये जो मास्टर है वो इस बी से डोमिनेट पोजीशन में है, और ये जो मास्टर है वो कहीं ना कहीं बी की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। और यहाँ पर अगर बी इसके तहत इससे प्रभावित हो जाता है और अपनी साइकिल इस ए को बेच देता है 500 रुपये में, यहाँ पर ये मास्टर कैसा लाभ प्राप्त कर रहा है? इसका ये सब करने का पर्पस क्या है? अनडू एडवांटेज रिसीव करना। तब यहाँ पर ए और बी के बीच में हुआ ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 19A के तहत बताया गया है। अब बहुत सिंपल तरीके समझ लो एक बार, अब एक सेकंड देना। अंडर सेक्शन 16 की हम बात कर रहे हैं, अनडू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। पार्टीज के बीच में क्या पाया जा रहा है? यहाँ पर एक रिलेशन पाया जा रहा है। मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन हो सकता है, डॉक्टर और पेशेंट का है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, बहुत सारे क्रिएटर का और डेप्टर का रिलेशन है, बहुत सारे ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल में कैसा रिलेशन है? पार्टीज के बीच में रिलेशन पाया जाता है एक।
उसमें से एक पार्टी कैसी पोजीशन में होती है, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में होती है। डोमिनेट पोजीशन में होने का क्या मतलब होता है, वो ऑथोरिटी रखती है, देखो एग्जाम्पल क्लियर करा, ऑथोरिटी रखती है, या फिर उनके बीच में ट्रस्टफुल रिलेशनशिप हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है, कई एग्जाम्पल ऐसे भी आते हैं कि जो एक पार्टी है वो हो सकता है अपनी, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको, जल्दी समझ में आ जाएगा, फिलहाल इसकी बात करते हैं। और ऐसा करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर अनडू एडवांटेज रिसीव करना इसका ऑब्जेक्ट है। तब यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी हो रहा है वो क्या माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा, किसके बिहाफ पर, एट द ऑप्शन ऑफ, जिसकी सहमति अनडू इन्फ्लुएंस से प्राप्त की गई है उसके बिहाफ पर। कहाँ बताया गया है, सेक्शन 19A में बताया गया है। और यहाँ इस संबंध में एक क्वेश्चन अवश्य आपसे पूछा जा सकता है कि अनडू इन्फ्लुएंस के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो पार्टी डोमिनेट पोजीशन में होती है, जो पार्टी डोमिनेट पोजीशन में होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 16 के तहत उसी पार्टी पर पाया जाता है कि वो साबित करे कि उसने अनड्यू एडवांटेज रिसीव नहीं किया है उसने। ठीक है, एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगी बात। और देखिए रिवीजन क्लास में भी जहाँ तक संभव हो सकता है मैं अपनी तरफ से अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए एक पर्सन है ए और बी, दो पर्सन है। यहाँ पर बी जो है वो एक डॉक्टर के रूप में है और ए उसका एक पेशेंट के रूप में है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, यहाँ पर ये पता चलता है जो ए है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें ये पता चलता है एक दिन कि जो पेशेंट है ए उसने इस डॉक्टर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम लिख दी है क्योंकि इस डॉक्टर ने इसको सर्विस दी थी, इसकी सेवा करी थी। अब यहाँ पर एक बात समझना, मैंने क्या कहा था, अनडू इन्फ्लुएंस के तहत अगर यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसके कहती हैं कि यहाँ पर ही अनडू इन्फ्लुएंस का मामला बनता है, तो उन्हें साथ तो यहाँ पे क्या क्या बातें देखी जाएंगी, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि जो डॉक्टर है वो क्या है, डोमिनेट पोजीशन में है, इनके बीच में कैसा रिलेशन था, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप था, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप था इनके बीच में। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जो पेशेंट है ए वो कहीं ना कहीं इतना एजेड था, इतना ज़्यादा उसकी मेंटल कंडीशन इतनी नहीं थी कि वो क्या कर रहा है वो समझ पा रहा हो, अभी वो मेंटली तौर पर भी वीक था अभी यहाँ पर इस संबंध में। और डॉक्टर ने यहाँ पे क्या करा, डॉक्टर ने उसी बात का बी ने क्या करा, बी ने उसी बात का यहाँ पर अनड्यू एडवांटेज रिसीव करा है। ऐसे में जो ए और बी के बीच एग्रीमेंट होगा वो कैसा माना जाएगा, वो यहाँ पर इस संबंध में ऑफकोर्सली वॉइडेबल माना जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक की। और याद रखिएगा फ्रॉड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, मेयर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट विद एक्सेप्शन। पहले एक लिस्ट एक बार रिवीजन में ले लेते हैं। फ्री कंसेंट कहाँ बताया गया है, सेक्शन 14 में बताया गया है। कोअर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होने चाहिए, तब वहाँ पर फ्री कंसेंट बनता है। फ्रॉड कैसे कह सकते हैं, पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं। ए और बी दो पार्टी हैं। ए के पास एक फैक्ट्री ओनर है, ए बी से कहता है कि इसकी फैक्ट्री में हर साल 500 मन इंडिगो बनता है। ठीक है, जबकि ए जानता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ है, पर उसका ऐसा कहने का सिर्फ एक ही पर्पस है, बी को इंड्यूस करना कि वो इससे एग्रीमेंट कर ले। यहाँ पर ए ने अगर यहाँ पर बी अपनी सहमति दे भी देता है तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट क्या होगा, यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी सेक्शन 19 के तहत। और हमने कब कहा ये उसने फ्रॉड करा, ये सब एसेंशियल इसके रिलेटेड बताए गए हैं इसमें। भाई वो क्या कह रहा है, वो जानता है कि वो सच नहीं बोल रहा, वो जान मुझसे उससे बातें छुपा रहा है, उसका इंटेंशन हो सकता है वो ऐसी कोई प्रॉमिस करे जिसमें उसका इंटेंशन उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने का ना हो, उसका इंटेंशन सामने वाली पार्टी को डिसीव करने का है, उसे फ्रॉड करने का है। इन सभी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए ने इस कंडीशन में फ्रॉड करा है। अब एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन मेयर साइलेंस इज फ्रॉड, क्या मेयर साइलेंस फ्रॉड हो सकता है, तो लिख लीजिए अच्छी तरह से। जनरल स्पीकिंग मेयर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में मेयर साइलेंस भी फ्रॉड में चला जाएगा, जो कि इसके एक्सेप्शन बताए गए हैं। जब ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक या फिर साइलेंस इक्वल टू स्पीच है। भाई बहुत सिंपल सी बात है,
ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ए है और बी दो पर्सन है, यहाँ पर जो ए है वो मशीनों की अच्छी जानकारी रखता है, बी ने इससे कोई मशीन खरीदी है, सपोज करो बी ने जो है ए से कोई मोटर पंप खरीदी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मोटर पंप है, अगर इस मोटर पंप में कोई खराबी है तो यहाँ पर ये ड्यूटी बनती है इस ए की कि वो बी को बता दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वो मिस्टेक है, यहाँ पर जो डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट ऐसा है जिसको बी आसानी से नहीं जान सकता है। और यहाँ ऐसी कंडीशन में ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, क्योंकि यहाँ और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर ए और बी जो है एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और यहाँ पर जो बी है वो ए के ऊपर ट्रस्ट करता है। क्या करता है? वो ए के ऊपर ट्रस्ट करता है कि वो जो मशीन बी को बेच रहा है वो मशीन बिल्कुल वो उसको सही बेच रहा होगा, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि जो ए है वो मशीनों को अच्छी जानकारी रखता है। तब यहाँ पर उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बी के सामने सारे फैक्ट्स बता दे। ये देखिए, ये वर्ड्स आपको अवश्य मिलेंगे। वो क्या करता है? वो उस पर विश्वास करता है, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप है यहाँ पर उनके बीच में। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सब बातें उसे बता दे, लेकिन तब भी नहीं बताता, वो साइलेंट रहता है अगर, तब हम कहेंगे मेयर साइलेंस इज फ्रॉड। साइलेंस इक्वल टू स्पीच। बहुत सिंपल सी बात है, ए जो है वो एक हॉर्स बी को बेचता है। यहाँ पर जो बी है वो ए से पूछता है क्या आपका ये हॉर्स साउंड माइंड है? एक क्वेश्चन करा उसने। अब यहाँ पर अगर जो ए है साइलेंट रह जाता है, कोई जवाब नहीं देता है, तो यहाँ पर उसका साइलेंट रहना उसके बोलने के बराबर माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर है? अब एक एक्सेप्शन भी आप मुझसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसका सेक्शन 19 के तहत है। यस, जब यहाँ पर इस संबंध में ए है, हाँ ए है जो इस संबंध में, ए और बी दो पार्टी हैं। जब यहाँ पर ए कहता है इसमें कि उसकी फैक्ट्री में 500 मन इंडिको बनते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो बी है उसको यहाँ पर यह अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप अच्छी तरह से इस बात को चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बी ने चेक करके जान लिया कि यहाँ 500 मन नहीं, सिर्फ 300 मन इंडिको बनता है। उसके बाद भी यहाँ पर बी फैक्ट्री खरीद रहा है, तो क्या यहाँ पर अब इनके बीच का ये एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा? अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी ने अपनी तरफ से ऑर्डिनरी केयर करके उस डिफेक्ट को जान लिया था, और उस डिफेक्ट को जानने के बाद भी बी ने उस फैक्ट्री को खरीदा था, इसलिए यहाँ पर अब इसे वॉइडेबल आप नहीं कह सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक यही अंतर मेन होता है। सबसे पहले तो देख लो सेक्शन कौन सा है। फ्रॉड के अंतर्गत सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति फ्रॉड करता है वो व्यक्ति जानता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो वह झूठ कह रहा है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत वो व्यक्ति ये समझता है इनोसेंटली, वो व्यक्ति ये समझता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है। इनोसेंटली वो ये समझता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब ए है, ए जो है वो अपनी मोटरसाइकिल बी को बेच रहा है। यहाँ पर जो ए है, जब वो बी से कहता है कि इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में है, असलियत में ऐसा नहीं है, लेकिन इनोसेंटली ए विश्वास कर रहा है कि वहाँ पर इंजन बहुत अच्छी क्वालिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि ये एसेंशियल देख लीजिए, क्योंकि पहला उसने जो काम किया ए ने इनोसेंटली करा था, उसका पर्पस कहीं पर भी बी को डिसीव करने का नहीं था, जबकि फ्रॉड में जो ए था फैक्ट्री बेचते समय उसका मेन पर्पस ही बी को डिसीव करने का था। और यहाँ पर फ्रॉड में ए जानता था वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ कह रहा है, पर यहाँ पर जो ए है वो ये समझ रहा है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है। और मिस रिप्रेजेंटेशन भी सेक्शन 19 के तहत वॉइडेबल माना जाता है। मिस्टेक, इसके रिलेटेड 3 सेक्शन आते हैं, 20, 21 और 22। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? जनरल स्पीकिंग, मिस्टेक का मतलब होता है जनरल स्पीकिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेना। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है, मैटर ऑफ फैक्ट, बाइलेटरल, यूनिलेटरल। अब समझना सेक्शन 20 की अगर सबसे पहले हम बात करें, जो कि
मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में बताती है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, ए और बी एक एग्रीमेंट कर रहे थे किसी हॉर्स को बेचने का। जिस टाइम पे दोनों जने उस हॉर्स की बार्गेनिंग कर रहे थे उस टाइम पे वो हॉर्स मर चुका है और दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी इस बात को नहीं जानती है। यहाँ पर जो ये इनका हॉर्स था वो इसके इस एग्रीमेंट का मेन एसेंशियल था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये मिस्टेक बना रहे थे। ये मिस्टेक मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक मानी जाएगी और जिस वजह से अब इनके बीच में जो बना एग्रीमेंट है वो अपने आप में ही वॉइड मान लिया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 21 की, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ढंग से रीड करो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज अ कॉज बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है इस संबंध में, कि अगर कोई ऐसी मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ कोई ऐसी है जो कि लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया उससे रिलेटेड मिस्टेक है, तो वहाँ पर उसका वही इफेक्ट होगा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होगा। सेक्शन 22 के तहत यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में बताया गया है कि अगर किसी एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक होती है, मैटर ऑफ फैक्ट के से रिलेट करती है, अगर किसी एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक वॉइडेबल नहीं मानी जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पे क्लास कंप्लीट करती हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ क्लास आपके लिए रिवीजन क्लास में बेनिफिशियल क्लास मानी जाएगी।